सभी विद्यार्थियों का हिंदी साहित्य कक्षा में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी बोर्ड परीक्षा के कुछ ही दिन शेष रहे हैं। इतने कम समय में संपूर्ण पाठ्यक्रम का रिवीजन करवाने के लिए आज हम मंदाकिनी प्रश्नोत्तर भाग 3 में 4 पाठों का सारगर्भित अध्ययन करेंगे। अगले 2 दिनों में हिंदी साहित्य का एक मॉडल पेपर भी अपलोड किया जा रहा है, जिसके आधार पर आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। यदि आपने सारे वीडियोस अच्छी तरह से देख लिए हैं तो हिंदी साहित्य में मैं 100% ये कह सकता हूँ कि बोर्ड परीक्षा में से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिसका उत्तर आप नहीं दे सकते। यदि आपने अभी तक सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। एक वीडियो के माध्यम से भी आप सारे वीडियोस है वो देख सकते हैं। आज हम मंदाकिनी पढ़ रहे हैं और एक अनुरोध आपसे करना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें, ताकि विद्यार्थियों की सहायता का ये अभियान और अधिक उत्साह के साथ आगे बढ़े। तो आइए आज हम देखते हैं कि 4 पाठ कौन कौन से हैं जिनका अध्ययन हम करेंगे। देखिए, आज हम जो अध्ययन करेंगे सुभाष चंद्र बोस की जीवनी, भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस जो कि परमहंस योगानंद द्वारा लिखित, गेहूं बनाम गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी का लिखा हुआ, और इसके साथ ही आज हम पढ़ेंगे राम कुमार वर्मा से बातचीत सेवाल सत्यार्थी के द्वारा लिखा हुआ। तो शुरू करते हैं आज का ये पाठ। आप सभी तैयार होंगे। देखिए, सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जीवनी, जिससे संबंधित और संभावित प्रश्न आपके कौन से हो सकते हैं, इन सभी प्रश्नों का बहुत ही सुंदर शैली में और थोड़े समय में आप इनका उत्तर दे पाएंगे। 2-3 बार सुन ले, अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। पहला प्रश्न होगा आपके कि एंग्लो इंडियन स्कूल का भारतीय बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार था? सुभाष बाबू बेनी माधव के स्थानांतरण पर दुखी क्यों हुए? विवेकानंद के साहित्य का सुभाष बाबू के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? या इसका एक दूसरा, यानी इसका एक ऐसा प्रश्न भी हो सकता है कि सुभाष बाबू के मन में कौन से 2 संशय थे? एक प्रश्न आपके ये हो सकता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में सुभाष बाबू का क्या योगदान था? कटक से आए सन्यासी ने कौन सी 3 बातें बताई? सुभाष बाबू किस प्रकार जातीय भेदभाव नहीं करते थे? किसी प्रकार का जातीय भेदभाव नहीं करते थे, स्पष्ट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुभाष बाबू ने कब महसूस किया कि अंग्रेज शक्ति की भाषा समझते हैं? गुंडे हैदर का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? ये सभी प्रश्न है वो आपको पूछे जा सकते हैं, और इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम आज की ये मंदाकिनी जिसको आप देख रहे हैं इसके माध्यम से हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न का जवाब देखिएगा कि नेताजी अपने प्रारंभिक एंग्लो इंडियन स्कूल के बारे में बताते हैं कि विद्यालय के मुख्य अध्यापक और अध्यापिका मिस्टर एंड मिसेज यंग थे। इसी विद्यालय में सुभाष बाबू ने प्रारंभिक अध्ययन किया था। इस विद्यालय में भारतीय बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता था। इस स्कूल में भारतीय बच्चे किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर सकते थे। भारतीय बच्चों को सैन्य अभ्यास का अवसर नहीं दिया जाता था। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट प्रश्न है। अगला प्रश्न जिसका उत्तर आपको देना है कि जब सुभाष बाबू रॉबिन्सो कॉलेजिएट स्कूल में अध्ययनरत थे तो वहाँ के प्रधानाध्यापक बेनी माधव के अध्यापन और उत्प्रेरक उद्बोधनों से बहुत प्रभावित थे। जब बेनी माधव जी आचार्य केशव चंद्र सेन की भावाव्यक्ति उसमें देखते थे, यानी सुभाष बाबू उनमें आचार्य केशव चंद्र सेन की भावाभिव्यक्ति देखते थे। यही कारण था जब प्रधानाध्यापक जी का स्थानांतरण हो गया तो सुभाष बाबू की आंखें भर आई, आंखें नम हो गई। अगला प्रश्न देखिए, सुभाष बाबू के विवेकानंद के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। सुभाष बाबू विवेकानंद के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे या नेताजी के मन में 2 संशय थे? संसारिकता के प्रति आकर्षण और भोग की चेतना। सुभाष बाबू पर यानी विवेकानंद के साहित्य का क्या प्रभाव पड़ा, उस प्रश्न का उत्तर है उक्त दोनों को नियंत्रित कर, यानी संसारिकता के प्रति आकर्षण और भोग की चेतना को नियंत्रित कर मातृभूमि के प्रति सेवा का पहला मंत्र विवेकानंद के साहित्य से ही प्राप्त हुआ। विवेकानंद साहित्य के अध्ययन से ही सुभाष बाबू
रामकृष्ण परमहंस के प्रति आकृष्ट हुए। वासना और लोभ का त्याग कर आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए इसी साहित्य ने प्रेरित किया। अगला प्रश्न था आपके कि कटक से आए हुए सन्यासी ने कौन सी 3 बातें बताई। कटक से आए सन्यासी ने 3 बातें बताई थी: निरामिष भोजन, नियमित मंत्र पाठ और नियमित माता पिता के चरण स्पर्श। सुभाष बाबू ने इन नियमों का कठोरता से पालन किया, पर उन्हें कोई आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात विवेकानंद के साहित्य के बराबर इनसे वो प्रभावित नहीं हुए, इसलिए उन्होंने इस नियम को छोड़ दिया। अगला देखिए, अगले प्रश्न का उत्तर कि नेताजी के मोहल्ले में छोटी जातियों के लोग और मुसलमान रहते थे। यानी अपन ने पढ़ा था कि नेताजी जातीय भेदभाव नहीं करते थे। स्पष्ट कीजिए। नेताजी के मोहल्ले में छोटी जातियों के लोग और मुसलमान रहते थे। सुभाष बाबू उनसे बहुत अधिक हिलमिल कर रहते थे। हृदय में गरीबों के प्रति सम्मान और समानता और सेवा की भावना थी। इसकी पुष्टि तब हुई जब एक दिन छोटी जाति के व्यक्ति ने उनके घर वालों को खाने पर बुलाया और सभी की इच्छा के विरुद्ध सुभाष बाबू वहां गए, वहां भोजन किया और वहां के लोगों को प्रेरित किया, अर्थात वे गरीबों की सेवा करते थे। अगला प्रश्न देखिए, जिस समय प्रेसिडेंसी कॉलेज के समय की बात बताते हैं कि जिन दिनों सुभाष बाबू प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते थे उन दिनों कई छोटी मोटी घटनाएं होती रहती थी। आए दिन सुनते थे कि आज अमुक भारतीय को रेल के डिब्बे से उतार दिया गया। एक बार कटक में उनके चाचा जी को भी अंग्रेजों ने रेल के डिब्बे से उतार दिया गया। तब उन्होंने महसूस किया कि अंग्रेज शक्ति की भाषा समझते हैं। यानी सुभाष बाबू ने ऐसा क्यों कहा कि अंग्रेज शक्ति की भाषा समझते हैं, तो इसका उत्तर ये होगा, अर्थात अंग्रेजों को विनय से नहीं पराक्रम और पैसे से, यानी पराक्रम से और पैसे से चुकाना चाहिए। यानी कुरीतियों और कुशासन का विरोध हमें पराक्रम और शौर्य से करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न, सुभाष बाबू और उनके दल हैजा पीड़ितों की सेवा कर रहे थे। यानी गुंडे हैदर का उन्होंने हृदय परिवर्तन कैसे किया, उस प्रश्न का उत्तर, सुभाष बाबू और उनके दल हैजा पीड़ितों की सेवा कर रहे थे। कुछ गुंडों के साथ गुंडे हैदर ने उनका खुलकर विरोध किया, उनके कार्यों में बाधा डालने लगे, परंतु सुभाष बाबू बचपन से ही ऐसी समस्याओं से संघर्ष करते आ रहे थे, अतः उन्होंने उन गुंडों की हरकतों को अनदेखा कर दिया। एक दिन हैदर के परिवार में भी हैजा की बीमारी फैल गई और सहायता के लिए डॉक्टर और कोई भी नहीं आया। वह निराश घर लौटा। घर आकर देखा कि बालकों का एक दल उनके घर की सफाई कर रहा था और एक बालक बीमार को औषधि दे रहा था, दूसरा सेवा कर रहा था। एक बालक उन्हें मीठी मीठी बातें सुनाकर दिल बहला रहा था। जब हैदर ने यह सब देखा तब अपने किए पर पश्चाताप करने लगा। तब सुभाष बाबू ने कहा, आपके घर में गंदगी थी इसलिए बीमारी फैल गई, अब सफाई कर दी है, सब कुछ सामान्य हो जाएगा। हैदर ने उठकर उनके पांव पकड़ लिए और बोला, मेरा घर तो गंदा था ही, मेरा मन उससे भी अधिक गंदा हो गया था। आपके इस महान कार्य ने मेरी सारी गंदगी को साफ कर दिया है। मैं किस मुंह से आपका धन्यवाद करूं। और इस घटना ने गुंडे हैदर का हृदय परिवर्तन कर दिया। बहुत ही अच्छा उत्तर है, आप इसे याद रखेंगे। आगे देखिए, सुभाष बाबू ने मांडले जेल की दुखों के बारे में क्या बताया है, या सुभाष बाबू ने दूसरा परमेश्वर किसे कहा है, यह प्रश्न भी आ सकता है। जब सुभाष बाबू 1924 के ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तार किए गए तब उन्हें अलीपुर जेल से बैरामपुर और उसके पश्चात बर्मा की मांडले जेल में स्थानांतरित किया गया। इस जेल की दुखों का वर्णन करते हुए सुभाष बाबू लिखते हैं कि जिस प्रकार एक कवि का कथन है कि मृत्यु का कोई मौसम नहीं होता, मेरे विचार से मांडले की जेल में भी धूल का कोई मौसम नहीं होता। आगे लिखते हैं, क्योंकि इस जेल के कोने कोने में, यानी यहाँ पर वर्षा ऋतु का तो कभी आगमन होता ही नहीं है। मांडले में तो हर समय हर स्थान पर धूल ही धूल है, यहाँ तक कि वायु में धूल है और सांस के साथ धूल ही फांकनी पड़ती है। भोजन में धूल है, अतः भोजन के साथ भी उसे खाना होता है। आपकी मेज पर, कुर्सी पर, बिस्तर पर धूल ही धूल होती है, अतः आपको उसका कोमल स्पर्श करना ही पड़ता है। यहाँ धूल की आंधियाँ आती है, दूर दूर तक के पेड़ों और पहाड़ियों को ढक देती है। उस समय
आप इसके पूर्ण सौंदर्य का दर्शन कर सकते हैं। इस दृष्टि से हम इसे दूसरा परमेश्वर कह सकते हैं। आगे देखिए सुभाष बाबू का 10वां प्रश्न, युवकों और विद्यार्थियों को सुभाष बाबू ने क्या संदेश दिया था। सुभाष बाबू ने कहा कि एक भारतीय के रूप में सदैव हिंदुस्तान की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए, अपने देश की मुक्ति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। भारत के प्रत्येक पुत्र को इस विश्वास के साथ लड़ना चाहिए कि हमारे पूर्वजों की धरती की मुक्ति का दिन नजदीक है। जिस फौज की साहस, निडरता और अजेयता की परंपरा न हो, वह ताकतवर दुश्मन पर कभी भी हावी नहीं हो सकती है। अतः सैनिक होने के नाते आपको निष्ठा, कर्तव्य, बलिदान के 3 आदर्शों को संजोए रखना होगा, उनका पालन करना होगा। जो सैनिक देशभक्त होते हैं वे प्राणोत्सर्ग के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। अगर आप भी अजेय होना चाहते हैं तो इन 3 आदर्शों को हृदय में अंकित कर लें। आज आप भारत के राष्ट्रीय गौरव के संरक्षक हैं, भारत की आशाओं और अभिलाषाओं के सजीव रूप है। इसलिए आप अपना व्यवहार ऐसा बनाइए कि आपके देशवासी आपको आशीर्वाद दे और भावी पीढ़ियां आप पर गर्व कर सके। ये इन्होंने उपदेश दिया था। भारतीय नारी के बारे में देखिए क्या बताया है। भारतीय नारी के समर्थन में उन्होंने कहा कि मैं भारतीय नारी की सामर्थ्य को भली भांति परिचित हूँ, इसलिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ऐसा कोई भी काम नहीं है, कार्य नहीं है जिसे हमारी नारियां नहीं कर सकती, और कोई बलिदान अथवा कष्ट ऐसा नहीं है जिसे वे सहन नहीं कर सकती। मैं वीर भारतीय नारियों की ऐसी टुकड़ी चाहता हूँ जो मृत्यु से जूझने वाली रेजिमेंट बनाए और उस तलवार को उठाए जो 1857 ईस्वी के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने उठाई थी। आगे इन्होंने लिखा है कि युवकों और विद्यार्थियों को जागृत करते हुए उन्होंने संदेश दिया कि विद्यार्थियों के लिए उन्होंने एक संदेश में कहा, प्रत्येक छात्र के लिए शक्तिशाली और स्वस्थ शरीर, सुदृढ़ चरित्र, आवश्यक सूचनाओं एवं स्वस्थ गतिशील विचारों से पूर्ण मस्तिष्क अपेक्षित है। यदि अधिकारियों द्वारा किए गए प्रबंध स्वास्थ्य, चरित्र और बुद्धि के सही प्रस्फुटन में सहायक नहीं होते हैं तो आपको वे सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जो इस प्रस्फुटन को सुनिश्चित कर सके। और यदि अधिकारी इस दिशा में आपका स्वागत करें तो और भी अच्छी बात है, किंतु वे इस ओर ध्यान नहीं देते तो उन्हें छोड़ दो और अपने रास्ते जाओ। आपका जीवन अपना है, क्योंकि यानी आपके जीवन पर या इसके विकास का उत्तरदायित्व दूसरों से ज़्यादा आपके ऊपर है। यानी अपने जीवन का विकास आप स्वयं को ही करना है। आपके दूसरा पाठ है डॉक्टर वर्मा से बातचीत। इसके संभावित प्रश्न आपके होंगे, विश्व साहित्य के किन साहित्यकारों से डॉक्टर वर्मा प्रभावित हुए। डॉक्टर वर्मा के अनुसार कौन सा साहित्य वास्तव में साहित्य की संज्ञा से विभूषित होता है। हिंदी रंगमंच के विकास और उसकी भावी संभावनाओं के विषय में डॉक्टर वर्मा के क्या विचार थे। साहित्य में प्रचलित वाद के संबंध में डॉक्टर वर्मा का क्या दृष्टिकोण था। शैशव के संस्कारों ने मुझे नाटककार बना दिया, कैसे, स्पष्ट कीजिए। देखिए इस पाठ की शुरुआत में सेवाल सत्यार्थी द्वारा लिखित पाठ डॉक्टर वर्मा से बातचीत साक्षात्कार विधा पर आधारित है। इस पाठ में प्रसिद्ध संगीतकार, एकांकीकार और नाटककार डॉक्टर वर्मा के व्यक्तित्व और कृतित्व के साथ साथ साहित्य के गूढ़ प्रश्नों के बारे में भी चर्चा की गई है। विश्व साहित्य के क्षेत्र में डॉक्टर वर्मा कहते हैं, विश्व साहित्य में पहला प्रश्न, कौन कौन से साहित्य से वो प्रभावित हुए। तो विश्व साहित्य में शेक्सपियर, मिल्टन, कालिदास, कीट्स और टेनिसन मुझे विशेष पसंद है। इनको इन्वर्टेड कॉमा बंद करना है। हिंदी में तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद और मैथिली शरणगुप्त से मैं बहुत प्रभावित हूँ। बांग्ला में रविंद्रनाथ और तमिल में कंब से बहुत प्रभावित हूँ। तो इन लेखकों और कवियों के साहित्य से वो अधिक प्रभावित थे। हिंदी रंगमंच के बारे में क्या बताते हैं। हिंदी रंगमंच और उसकी संभावनाओं के बारे में डॉक्टर वर्मा ने कहा। डॉक्टर वर्मा लिखते हैं कि जब विदेशी शासन हमारे सांस्कृतिक उत्थान में सहयोग नहीं दे सकता था, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जिस भांति अन्य कलाओं में नवजागरण हुआ, उसी प्रकार रंगमंच भी युग की परिस्थितियों के अनुकूल अपना निर्माण करेगा। आवश्यकता इस बात की है कि हमारा नाटककार जिस भांति जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करता है, उसी भांति वह रंगमंच की विधाओं का भी अध्ययन करे। यानी हिंदी रंगमंच के विकास के बारे में बताते हैं। हमारा नाटककार भ्रमणशील हो, अन्य भारतीय भाषाओं के रंगमंच का सम्यक रूपेण अध्ययन करें, वह आवश्यकता अनुसार अखिल भारतीय रूप में नाटक साहित्य
और रंगमंच का संयोजन करें। रंगमंच के उज्जवल भविष्य के संबंध में मुझे पूर्ण विश्वास है, ये डॉक्टर वर्मा ने कहा था। दूसरा प्रश्न था कि हिंदी साहित्यकार और उसके संरक्षण के बारे में डॉक्टर वर्मा के क्या विचार है। इसके संबंध में डॉक्टर वर्मा लिखते हैं कि आज साहित्यकार को ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिसमें विश्व कल्याण की कामना निहित हो। यदि उसे शासन तंत्र में स्थान मिलता है तो पहली शर्त यह होनी चाहिए कि वह अपने दायित्व और आत्मसम्मान को अपने हाथ से नहीं जाने दे। यानी इस प्रकार की रचना करें जिसमें उसका आत्मसम्मान भी बना रहे और अपना देश के प्रति दायित्व भी पूरा होता हो। उसे जो माध्यम मिल रहा है उसके द्वारा वह जनता जनार्दन की कल्याण कामना से शासन की शक्ति का उपयोग करते हुए अपना साहित्य सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्मित करे। आगे देखिए, इसमें एक प्रश्न ये हो सकता है कि साहित्य सच्चे अर्थों में साहित्य कब हो सकता है डॉक्टर वर्मा के अनुसार। अत्यंत विश्वास के साथ डॉक्टर वर्मा ने कहा कि हमें केवल अपनी समस्याओं में सीमित नहीं रहना चाहिए, हमारे साहित्य में विश्व की समस्याओं को भी समायोजित करना होगा। हमारे साहित्य के सुंदर पक्ष के साथ ही शिव पक्ष को भी उभारने की आवश्यकता है। और वर्मा कहते हैं कि साहित्य सच्चे अर्थों में तभी हो सकेगा जब वह हित की भावनाओं से संचालित होगा। यदि एटम बम के निर्माण में जब वैज्ञानिक दल शताब्दियों तक अनुसंधान कर सकता है तो कोई कारण नहीं कि हमारा साहित्यकार भी अपनी साधना से शांति का और कल्याण का अणुबम तैयार कर विश्व में नवीन जीवन मूल्यों का निर्माण कर सके। अब हम पढ़ेंगे महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस, जिसके बारे में देखिए परमहंस योगानंद के द्वारा लिखा हुआ पाठ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पाठ है, इस पाठ के प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस परमहंस योगानंद की आत्मकथा योगी कथामृत से लिया गया अंश है। अध्यात्म भाव से प्रेरित मुकुंद योगानंद जिज्ञासावश जगदीश चंद्र बोस से साक्षात्कार करते हैं। उनके ऋषि तुल्य वैज्ञानिक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनकी प्रयोगशाला के उद्घाटन अवसर पर था बाद में मिलते हैं। दोनों की घनिष्ठता आत्मा के स्तर तक पहुंच जाती है। और इस पाठ में बोर्ड परीक्षा से संबंधित जो प्रश्न हैं वो आपके ये हो सकते हैं कि बोस के क्रिस्टोग्राफ की क्या विशेषताएं हैं, पौधे से फूल तोड़ने पर संत की क्या प्रतिक्रिया रही जिसे योगानंद जी ने जगदीश चंद्र बोस के सामने व्यक्त किया। बोस इंस्टीट्यूट कलात्मकता तथा आध्यात्मिकता को अपने शब्दों में लिखिए। बोस इंस्टीट्यूट की जो कलात्मकता और आध्यात्मिकता थी, प्रयोगशाला के उद्घाटन अवसर पर बोस द्वारा व्यक्त विज्ञान विषयक उदात्त विचारों को बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है चारों ही। सबसे पहले देखिए क्रिस्कोग्राफ के बारे में। बोस के क्रिस्कोग्राफ के बारे में बताते हैं लेखक कि उनके द्वारा आविष्कृत इस उपकरण की परिवर्धन शक्ति जो थी, परिवर्धन है यहाँ पर, परिवर्धन शक्ति 1 करोड़ गुना है जो जीवन की अविभाज्यता को दर्शाता है। इस उपकरण के द्वारा जीवन विज्ञान को तीव्र गति प्रदान की गई है, जीवन विज्ञान में प्राण फूंक दिए हैं। क्रिस्कोग्राफ अगणित मार्ग और रहस्यों का भेद खोल देता है। इस यंत्र के माध्यम से पेड़ पौधों की संवेदनशील स्नायु तंत्र का और जीवन की विभिन्न भावनाओं का पता स्पष्ट लगाया जा सकता है। इसके माध्यम से ही आगे लेखक क्या लिखता है, इसके माध्यम से ही उन्होंने ये बताया कि क्रिस्कोग्राफ के कारण ही उन्होंने ये जाना कि पेड़ पौधों में भी संवेदनशील स्नायु तंत्र होता है, उनका जीवन विभिन्न भावनाओं से युक्त होता है। प्रेम, घृणा, आनंद, भय, सुख, दुख, मूर्छा और अन्य उद्देश्यों के प्रति असंख्य प्रकार की प्रतिक्रियाओं की अनुभूति जिस प्रकार सब प्राणियों में होती है उसी प्रकार पेड़ पौधों में भी होती है। ये था उनका क्रिस्कोग्राफ के प्रति। अगला प्रश्न, फूल तोड़ने वाला। पौधे से फूल तोड़ने की गतिविधि के बारे में बताते हुए लेखक लिखते हैं कि उन्होंने जगदीश चंद्र बोस से बातचीत में कहा, सर आपके इस क्षेत्र में आगमन से पहले तो सारी सृष्टि में व्याप्त जीवन की अद्वितीय धड़कन एक कवि की कल्पना मात्र लगती होगी। उन्होंने उदाहरण के माध्यम से बताया कि एक संत को मैं जानता था जो फूल नहीं तोड़ते थे। जब उनसे इस रहस्य के बारे में मैंने पूछा तब उन्होंने कहा, गुलाब के पौधे से उसका सौंदर्य अभिमान कैसे छीन लूं, अपनी उदंडता से उसे विवस्त्र करके उसके आत्मसम्मान को धक्का पहुंचाना उनके सिद्धांत में नहीं था, अर्थात उस साधु के सिद्धांत में नहीं था, क्योंकि वे पेड़ पौधों में आत्मा का दर्शन करते थे और इस यथार्थ ने सिद्ध कर दिया कि वनस्पति में भी जीवन होता है, जीव होता है, आत्मा होती है, वनस्पति में भी भावनाएं होती है।
बोस इंस्टीट्यूट की कलात्मकता और आध्यात्मिकता का वैभव, जिससे संबंध आपके प्रश्न था। लेखक बताते हैं कि बोस इंस्टीट्यूट वैज्ञानिक संस्थान होने के साथ साथ एक कलात्मक और आध्यात्मिक मंदिर की भांति अद्भुत रचना थी। विज्ञान के इस नए पीठ की कलात्मकता और आध्यात्मिक प्रतीकात्मकता को देखकर वह मुग्ध हो गया। उसका प्रवेश द्वार सुदूर स्थित किसी प्राचीन मंदिर का अवशेष है। कमलों से भरे एक जलकुंड के पीछे स्थित मसालधारी स्त्री मूर्ति नारी के लिए अमर प्रकाशदात्री के रूप में भारत के आदर को सूचित करती है। बहुत ही सुंदर लाइनें हैं। एक उद्यान में अगोचर ब्रह्म को समर्पित एक छोटा सा मंदिर है। मंदिर में मूर्ति विहीन रिक्त स्थान ईश्वर की निराकारता को सूचित करता है। इस उद्घाटन के अवसर पर जगदीश चंद्र बोस का भाषण ऐसा लग रहा था मानो वह सीधे किसी अंत्य प्रेरित प्राचीन ऋषि के मुख से निश्रित हो रहा है। यह था प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, प्रयोगशाला के उद्घाटन अवसर पर बोस का यानी भाषण कैसा लग रहा था, मानो वह किसी ऋषि के मुख से निश्रित हो रहा हो। वह लिखते हैं कि महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने बताया कि इस संस्था को आज मैं केवल एक प्रयोगशाला के रूप में नहीं वरन एक मंदिर के रूप में समर्पित करता हूँ। उनकी आदरणीय महानता खचाखच भरे सभागृह पर एक अदृश्य चादर के समान छा गई। अपनी खोज में मैं कब पदार्थ विज्ञान और प्रकृति की सीमा क्षेत्र में पहुंच गया मुझे पता ही नहीं चला। ये जगदीश चंद्र बोस कहते हैं। मेरा आश्चर्य बढ़ता गया जब मैंने देखा सजीव जगत और निर्जीव जगत के बीच की सीमा रेखाएं जो है वो मिटती जा रही है, स्पर्श बिंदु उभरते जा रहे हैं। मैंने देखा कि निर्जीव जगत निष्क्रिय नहीं था, वह तो असंख्य शक्तियों के प्रभाव में पुलकित हो रहा था। अतः इस महान वैज्ञानिक ने अपने इस भाषण के माध्यम से विज्ञान और अध्यात्म को संयोजित कर इसे प्रकृति और मानव जीवन को प्रेरित कर एक दूसरे का पूरक बताया है। आगे हम पढ़ेंगे चौथा पार्ट और अंतिम पार्ट, गेहूं बनाम गुलाब, राम वृक्ष बेनीपुरी, और इससे संबंधित प्रश्न है। अब गुलाब पर गेहूं विजय प्राप्त करे से लेखक का क्या आशय है? गेहूं और गुलाब का क्या संबंध है? गेहूं और गुलाब की प्रतीकात्मकता स्पष्ट करते हुए लेखक के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। गेहूं सिर धुन रहा है खेतों में, गुलाब रो रहा है बगीचों में, लेखक का आशय क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये चौथा। लेखक क्या कहते हैं कि रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित भावात्मक निबंध गेहूं और गुलाब में भौतिकता पर मानसिक आनंद की विजय की ओर प्रेरित किया गया है। इसमें गेहूं भौतिकता का प्रतीक है, गुलाब मानसिक तृप्ति का प्रतीक है। गेहूं स्थूल जगत का प्रतीक है, गुलाब सूक्ष्म जगत का प्रतीक है। भौतिक आवश्यकताओं को महत्व देने के चक्कर में मानव अपनी शांति खो रहा है। वास्तव में गेहूं और गुलाब में संतुलन आवश्यक है जो जीवन को पूर्णता दे सकता है। अगले प्रश्न का उत्तर, ललित निबंधकार रामवृक्ष बेनीपुरी का कहना है कि गेहूं पर गुलाब विजय प्राप्त करे, अर्थात भौतिक अशांति के स्थान पर मानसिक और आध्यात्मिक वृत्ति आवश्यक है। गुलाब जो मानसिक दशाओं के संतुलन और सकारात्मक चिंतन को दर्शाता है, स्थूल भावनाओं पर सूक्ष्म भावनाओं एवं अध्यात्म का आधिपत्य हो, शारीरिक इच्छाओं के स्थान पर आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, भौतिकवादी दृष्टिकोण से दूर होने पर ही हमारा जीवन आनंदमय, रंगमय, असीम आनंद में विहार कर सकता है। लेखक के अनुसार गेहूं भौतिकवादी दृष्टिकोण का प्रतीक है, गुलाब आध्यात्मिक कल्याणकारी दृष्टिकोण का प्रतीक है जो आज वासनामय हो गया है। देखिए ये प्रश्न जिसका उत्तर हमें ध्यान करना है, गेहूं सिर धुन रहा है खेतों में, गुलाब रो रहा है बगीचों में, अर्थात आज मानव अति भौतिकवादी हो गया है। भौतिक जगत के अंधकार में वह अपने जीवन कल्याण को भूलकर तुच्छ एवं नश्वर भौतिक दृष्टिकोण का शिकार हो गया है। अति सर्वत्र वर्जते को चरितार्थ करने वाली उक्ति के आधार पर अति भौतिकवादी होने के कारण मानव जीवन में असंतुलन हो गया है, जिसके कारण जीवन में विलासिता, भ्रष्टाचार, गंदगी ने स्थान ले लिया है। मानव जीवन में अशांति, दुख और पतन का कारण ही अति भौतिकता है। अध्यात्म और भौतिक जगत में असंतुलन के कारण ही लेखक ने कहा है कि गेहूं सिर धुन रहा है, अर्थात अति भौतिकवादी मानव हो गया है। इसका प्रतिफल बहुत बुरा हो रहा है। मानव सभ्यता पतन की ओर अग्रसर हो रही है। मानव जीवन में दूषित वासनाएं घर कर रही है
गुलाब रो रहा है बगीचों में, अर्थात अति भौतिकवादी मानव ने अध्यात्म और जीवन कल्याण को नकार दिया है। आज मानव जीवन अत्यंत उबाने वाला, थकाने वाला और नारकीय यंत्रणा देने वाला हो गया है। आज का श्रम पेट की क्षुधा को भी अच्छी तरह से शांत नहीं कर सकता। आज के समय में गुलाब विलासिता, भ्रष्टाचार और गंदगी का प्रतीक बन गया है। विलासिता हमारे मन और शरीर को नष्ट करती है, मन को दूषित कर देती है, जीवन में अशांति, दुख और पतन का कारण बनती है। यही कारण है कि मानव समाज में सब जगह संघर्ष और तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। इसीलिए लेखक ने कहा है, गेहूं सिर धुन रहा है खेतों में, गुलाब रो रहा है बगीचों में। जय हिंद, जय भारत। ये था आपका, यानी मंदाकिनी के सारे पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं और वो मात्र 3 वीडियोज़ में। उम्मीद करता हूँ आप सभी की सफलता को और अधिक निखारने में मेरे ये वीडियो सहायक होंगे और आप अधिक से अधिक इन्हें शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।